महंगाई से जुड़े आंकड़ों को मापने के तरीके में एक बड़े बदलाव के बीच जनवरी महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी हो गए हैं। नई सीपीआई सीरीज के तहत जारी ये पहले आंकड़े हैं, इसलिए इस पर डिटेल्ड एनालिसिस तो बनता है। नई सीरीज के अनुसार जनवरी में भारत की खुदरा महंगाई दर 2.75% रही। ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2025-26 के तहत जारी किया गया है। इससे पहले पुराने सीपीआई बेस यानी कि 2012 के तहत दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 1.33% दर्ज की गई थी। अब बेस ईयर को 2012 से शिफ्ट करके 2024 कर दिया है। तो आज के डेटा का भी एनालिसिस करेंगे, नई सीरीज का भी एनालिसिस करेंगे और आगे महंगाई के आंकड़े क्या कुछ सेहत बयां कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, उस पर भी डिटेल्ड में हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के मिशन रिफॉर्म में एक नई कड़ी शामिल हुई है, जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सरकार ने पहली बार रिटेल महंगाई के आंकड़े नए फॉर्मूले के हिसाब से जारी किए हैं। साल 2024 को बेस ईयर मानकर नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज को जारी किया गया है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई बढ़कर 3.25% पर पहुंच गई। ये डेटा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI की ओर से जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि नई सीरीज मौजूदा उपभोक्ता खर्च के पैटर्न को ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए तैयार की गई है। संशोधित सीपीआई में सबसे अहम बदलाव खाद्य वस्तुओं के वेटेज में कमी है। पहली बार खाने पीने का हिस्सा 40% से नीचे आ गया है। अब गैर खाद्य श्रेणियों का हिस्सा 60% से ज्यादा हो गया है, जो पहले करीब 45% था। इसके अलावा ग्रामीण खपत को ज्यादा महत्व दिया गया है। ये बदलाव इस बात को दिखाता है कि कुल मांग में ग्रामीण इलाकों की भूमिका बढ़ रही है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि किन कैटेगरी में वेटेज बढ़ा है। आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन का हिस्सा बढ़कर 17.7% हो गया है, जो पहले 16.9% था। तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का वजन 5.9% से बढ़कर 6.1% हो गया है। इसके अलावा परिवहन और संचार का हिस्सा 8.6% से बढ़कर 12.4% हो गया है। ये बढ़ती आवाजाही, डिजिटल कनेक्टिविटी और सेवाओं के ज्यादा इस्तेमाल को दिखाता है। नई सीरीज में सीपीआई की बास्केट का दायरा भी बढ़ाया गया है। पहले जहां 299 वस्तुएं इसमें शामिल थीं, अब ये आंकड़ा बढ़कर 350 से ज्यादा हो गया है। नई शामिल की गई वस्तुओं में वायरलेस ईयरफोन जैसे एयरपॉड, पालतू पशुओं का खाना, सैनिटाइजर, फिटनेस बैंड और एयर प्यूरिफायर शामिल हैं। इसका मकसद बदलते उपभोग पैटर्न को दिखाना है, जो शहरीकरण, बढ़ती आय और महामारी के बाद की स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ा है। सीपीआई की नई सीरीज के बाद महंगाई के आंकड़े अब अल्पकालिक खाद्य कीमतों की तेजी से कुछ हद तक कम प्रभावित होंगे। इसके बजाय सेवाओं, आवास और वैकल्पिक खर्च के रुझान ज्यादा साफ नजर आएंगे। यानी अब महंगाई का आंकड़ा केवल सब्जी और अनाज की कीमतों से नहीं, बल्कि बदलती जीवन शैली और सेवा क्षेत्र की लागत से भी ज्यादा प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। सबसे पहले स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका। और हमारे साथ हैं अश्विनी महाजन सर, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी सर आपका भी हमारे शो पे। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं सर। पहले तो हेडलाइन नंबर पुरानी सीरीज से थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट क्या इसको सरप्राइज ना माने सर? नहीं, सरप्राइज नहीं है, ये अनुमान के मुताबिक ही है दीपक जी। और यही हुआ कि बहुत टाइम गुजर गया। नॉर्मली अगर आप देखें अमेरिका में, यूके में, कनाडा में हर साल बदल देते हैं बेस ईयर, और यूरोपियन यूनियन वगैरह में 5 साल, और चीन में भी 5 साल का है। तो हमारा ये 14 साल से जो नहीं बदला गया, क्योंकि बीच में डिमोनेटाइजेशन आई, जीएसटी आया, फिर कोविड के 3 साल आए, बट बाकी देश इसमें अग्रसर रहे, हम थोड़ा पीछे रह गए। तो ये बहुत आउटडेटेड हो गया था ये सारा सीरीज। बहुत अच्छा है ये जो चेंज हुआ है, और अनुमान के मुताबिक है दीपक जी। ऑलराइट सर। अश्विनी महाजन सर, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? नया बेस ईयर लागू होने के बाद जनवरी 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन 2.75 कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक है सर? मुझे लगता है कि बहुत ही कंट्रोल में माना जा सकता है। 2% से कम होने पर तो अर्थव्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव पड़ने शुरू होते हैं, लेकिन एक सही इन्फ्लेशन का रेट है
हालांकि 2.3 तक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी ये ठीक ही माना जाएगा। दूसरा ये है कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, उसके साथ ही साथ हमारे जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें भी बड़ा बदलाव आता है। और हम जानते हैं कि जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसके अंदर तो जो खाद्य पदार्थों का योगदान मात्र 22% माना जाता रहा, और 45% तक हम सीपीआई में मानते थे। और अभी हम जान रहे हैं कि हमारे कंजम्पशन बंडल में काफ़ी बदलाव आया है। अब ज़्यादा हम टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें भी, जैसे एयर प्योरीफायर भी अब इस्तेमाल होने लग गए, और बहुत पुराने तरह की जो चीज़ें थी उनको हटाना भी ज़रूरी था। और ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है कि हम इतने लंबे समय तक जो वही हमने सीपीआई का बास्केट रखा हुआ था उसमें बदलाव करना, और दूसरा 2024 तक इसको लेकर के आना, क्योंकि बेस ईयर बहुत बेमानी हो जाता है जब बहुत पुराना हो जाए तो। और अभी आगे चल कर के ये बेस ईयर लगातार बदलता रहेगा, ये भी मुझे लगता है संकल्प लिया गया है। ऑलराइट सर। सर ओवरऑल बग्गा सर, ओवरऑल रिकवरी आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि प्रेशियस मेटल और पर्सनल केयर आइटम्स में प्राइस राइज के बावजूद ओवरऑल लो इन्फ्लेशन दिखना कंज्यूमर स्पेंडिंग में क्या कॉन्फिडेंस दिखा रहा है? और मतलब टोटल इकोनॉमिक रिकवरी सिग्नल किस तरह के दिख रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा सिग्नल यही हो जाता है कि अगर आपका महंगाई का आंकड़ा ठीक नहीं है तो सरकार का फोकस गलत चीजों पे जा सकता है, कि या बहुत ज्यादा दिखा रहा हो या बहुत कम दिखा रहा हो, तो पॉलिसी प्रायोरिटीज रॉन्ग हो सकती हैं। दूसरा ये रहता है आरबीआई का रेट सेटिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये मुद्दा बहुत ही अहम है, और ये जो 14 साल तक इसको छोड़ दिया गया, ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि खामियाजा भुगतना पड़ता है पॉलिसी को, क्योंकि आप रियली रनिंग ब्लाइंड है। जो वैश्विक जो एक्चुअली स्थिति है और जो घरेलू स्थिति है, उसमें हो सकता है कि आप बिल्कुल सेपरेशन हो, क्योंकि आपके नंबर ठीक नहीं है या बहुत आउटडेटेड आप यूज कर रहे हैं। आप सोचिए 2011 की इकोनॉमी में कोई यूपीआई नहीं था, कोई जनधन नहीं था, कोई आधार नहीं था, मोबाइल का इतना पेनिट्रेशन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ओटीटी नहीं होते थे, और पूरा डिजिटल पेमेंट, पूरा गिग इकोनॉमी, पूरा रिन्यूएबल इकोनॉमी, ये सब कुछ नहीं था। क्विक कॉमर्स से लेकर आप देखिए इतनी सारी चीजें नहीं थी 2011 में, तो उसको बेस ईयर बना के रखा इतना देर। अब उससे फिर पॉलिसी प्रायोरिटीज खराब हो जाते हैं। अब ये जो लेके आए हैं, और यही उम्मीद रहेगी कि हर 2 साल में आप बदलिए इसको, बेस ईयर को, ताकि, क्योंकि इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है दीपक जी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर 2 महीने में। यस सर, यस सर। आज बग्गा सर के साथ बड़ा रेयर होता है ये, लेकिन आज उनके साथ थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, कोशिश करते हैं उनके पास जाने की। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं, रजनी ठाकुर जी, चीफ इकोनॉमिस्ट L&T फाइनेंस लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी आपका हमारे शो पे। थैंक यू। मैम, थोड़ा सा हमें फूड इन्फ्लेशन के बारे में बताइए। फूड इन्फ्लेशन के नंबर आपको किस तरह से दिख रहे हैं? खाने पीने की चीज़ें अब क्या फिर से महंगी होनी शुरू हो गई हैं, जबकि पहले सस्ती हो रही थी? तो फूड का दो है। एक तो उन लोगों ने वेट थोड़ा कम करा है, और वो वेट स्पेसिफिकली सीरियल्स और अनाज और वैसी चीजें जो अब कम यूज हो रहे हैं, एज पर जो इनका कंज्यूमर सर्वे है उस हिसाब से कम करा है। जो ज्यादा यूज हो रही है, मिल्क, फ्रूट्स, इन चीजों का वेट बढ़ाया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फूड का इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है। हेडलाइन पे ज्यादा दिख रहा है, 2.13 दिख रहा है, बट अगर आप मंथ ऑन मंथ लेंगे, उन्होंने दिसंबर का नंबर भी डाला है, वहां पे हमारे पास नेगेटिव -0.5% है एज पर द न्यू सीरीज। तो अगर नए सीरीज के हिसाब से पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली खाद्य पदार्थ का इन्फ्लेशन थोड़ा कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। बट नए सीरीज में ये हुआ है कि बहुत सारी चीजों जिनका वेट कम था बट अब हमारे दिन एवरीडे के यूज में ज्यादा आती हैं,
मिल्क, प्रोटीन, इन चीजों का वेट बढ़ा है और उसके हिसाब से तो उन्होंने एक्चुअली दिखाया भी है कि टमाटर, कोकोनट और कोपरा, सो बेसिकली स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जिनके प्राइसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इस मंथ में हाई। पर अगर हम ओवरऑल फूड का पिछले महीने से इस महीने पे कंपेयर करें बेसिस द न्यू सीरीज, तो एक्चुअली कम हुआ है, -0.05% है। तो फूड इन्फ्लेशन कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है ओवरऑल। ओके, तो आप कह रही हैं कि टमाटर हो गया, नारियल हो गया, एडिबल ऑयल्स की जो कीमतें हैं उन्होंने खाद्य महंगाई को थोड़ा बढ़ाया है। अश्विनी सर, थोड़ा सा बताइए, जो बास्केट में फूड वेट को जो कम किया है 36.8, पहले 45.9% था, ये किस तरह से असर करेगा? फूड इन्फ्लेशन का क्या असर कम होगा? क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन कम वॉलेटाइल होगा सर? देखिए, जैसे इससे पहले भी बग्गा जी भी बता रहे थे कि ये सीधा सीधा प्रभाव डालता है हमारी आरबीआई की इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज में। क्योंकि आपने लंबे समय तक देखा कि ऐसा कालखंड भी आया जब इन वेट्स के साथ भी, पुराने वेट्स के साथ भी हमारी इन्फ्लेशन काफी काबू में थी। उसके बावजूद भी ये डर उनको सता रहा था कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, और उन्होंने कभी एक लंबे कालखंड तक इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं होने दिया। तो मैं कई बार इस बारे में कहता भी रहा कि एक प्रकार से हमने ग्रोथ को चांस देना चाहिए, और इसके लिए इंटरेस्ट रेट्स को घटाना जरूरी है। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि ये वेट्स कम हुए हैं, और आमतौर पर अभी तो चलिए जो फूड इन्फ्लेशन है काबू में है, और खास तौर पे इसलिए कि हमारे लंबे समय तक पिछले 10 साल से लगातार हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। हमारे डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, सरप्लस हमारा जनरेट हो रहा है, और केवल ग्रेन्स और सीरियल्स में नहीं, बाकी सब चीज़ों में भी हमारा सरप्लस अब जनरेट हो रहा है। तो उसका एक असर पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि ऐसे लॉन्ग रन में सही प्रकार के जो वेट्स डालने के बाद जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे, तो इन्फ्लेशन काबू में भी दिखाई देगी, असलियत में काबू में जो है वो भी पूरा दिखाई देगा, और हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को हमें रियलिस्टिक लाना ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक रियलिस्टिक की ओर एक उस दिशा में एक कदम है, ये अभिनंदनीय है। ऑल राइट सर। बग्गा सर क्या जुड़े हैं हमारे साथ? बग्गा सर, आवाज़ आ रही है सर? ओके, उनका नेटवर्क में अभी इशू ठीक नहीं हुआ है। रजनी जी, मुझे बताइए, कंजम्पशन पैटर्न पर किस तरह का ओवरऑल आप असर देख रहे हैं? क्योंकि जो नई सीरीज है HCES 2023-24 पर बेस्ड है, और इसमें अर्बनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, सर्विस सेक्टर ग्रोथ, ये तमाम चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश की गई है। अभी आप बताइए, रूरल अर्बन इन्फ्लेशन में डिफरेंस तो बहुत मामूली लग रहा है, रूरल 2.73, अर्बन 2.77, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन का पैटर्न किस तरह का दिख रहा है मैम? ठीक ठाक है सब? सो कंजम्पशन अभी आज की डेट में स्ट्रॉन्ग है। रूरल ऑलरेडी काफी टाइम से स्ट्रॉन्ग चल रहा था, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर से, और धीरे धीरे अर्बन भी पिक कर रहा है। बहुत सारी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स रेगुलरली ट्रैक करते हैं, एंड हर जगह हम धीरे धीरे और स्ट्रेंथ देख रहे हैं अर्बन इंडिकेटर्स में भी। रूरल ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था। जो नया सीरीज आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन में अब सर्विसेज ज्यादा वेट है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, और ये हमारे एवरीडे बजट में भी दिख रहा है। मतलब हम ज्यादा रेस्टोरेंट, अकोमोडेशन, IT, OTT प्लेटफॉर्म, ये वाले खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, और वहां पे सर्विसेज का वेट ज्यादा है कंपेयर टू फूड फॉर एग्जांपल जो हम कंज्यूम करते हैं, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सीरीज में भी। इसलिए हमने रूरल और अर्बन के इन्फ्लेशन में काफी क्लोज आया है। एक और चीज हुई है इस बार, रूरल हाउसिंग एक्सपेंडिचर इन लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश करी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज अब वो वाला कंट्री नहीं है जहाँ पे रूरल में सबके खुद के हाउसेस हैं। अब रूरल में भी सर्विसेज हैं, लोगों की ट्रांसफर्स होते हैं और घर रेंट पे आते हैं। तो अब मोर रियलिस्टिक पिक्चर है रूरल एक्सपेंडिचर। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज बताई मैम मुझे। बग्गा सर आए क्या? नहीं, ओके, ठीक है। रजनी जी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। आपने कहा कि कुछ नए जो सेक्टर्स हैं उनको भी काफ़ी फोकस में रखा गया है। ये एग्जैक्टली एक आम आदमी को समझने के लिए, ये जो हमने
बेस चेंज किया है। बग्गा सर आ गए, मैं उनके पास ही दरअसल इस सवाल के पास आता हूँ। रजनी जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैम बग्गा सर, ये जो हमने ओवरऑल चेंज किया है, कहा यह भी जा रहा है कि COI COP 2018 फ्रेमवर्क से इंडिया का डेटा अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन हो गया है। तो ये जो हमने बेस रेट चेंज किया, सब कुछ अब हम नया लेकर के आ रहे हैं, इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स पर भी कुछ फर्क पड़ता है सर, उनके सेंटिमेंट्स पर? जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, याद करिए IMF ने कहा था कि C ग्रेड रेटिंग है हमारे डेटा आउटपुट की। तो अब इसको अलाइन किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, और ये फ्रीक्वेंट रिवीजन अगर रहे तो वो जो हकीकत है, ऑन द ग्राउंड हकीकत है, उसको बयान करेगा। तो ओवरऑल रेटिंग एजेंसीज हो, इंटरनेशनल एजेंसीज हो, FIs हो, वो सब देख पाएंगे। और हमारा क्या हो गया दीपक जी, GST के कारण, और साथ में MCA का जो सबमिशन रहता है हमारा हर महीने का, GST के कारण आपके पास बहुत। जी जी जी, अगेन आगे, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। रजनी जी, क्विकली अश्विनी सर से भी मैं उनका रिमार्क लूँगा। क्लासिफिकेशन काफ़ी चेंज हुए हैं। जो मैं कह रहा था, COI COP जो 2018 का फ्रेमवर्क है, अब 6 ग्रुप्स की जगह हमारे पास 12 डिवीजन है, 43 ग्रुप्स हैं, 92 क्लासेस हैं, 162 सब क्लासेस हैं। तो इससे किस तरह का, एक आम आदमी को अगर समझना चाहे कि गवर्नमेंट ने ये जो चेंज किया बेस एयर और बाकी चीज़ों का, उससे जो बग्गा सर समझाना चाह रहे थे, कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा बताइए कि कैसे फ़र्क पड़ता है बाहर की दुनिया जब देखती है हमारे नंबर्स को, हमारे डेटा इकट्ठा करने के तौर तरीकों को। तो पहले मैं अपने डोमेस्टिक व्यूअर्स के लिए बोलती हूँ। हर साल, हर 5 साल, हर 3-4-5 साल में हमारी बजट में रियलिटीज चेंज होती रहती है। हम जिस चीज पे ज्यादा खर्च करते हैं और कम खर्च करते हैं, ये चेंज होता रहता है, और इसके प्राइस चेंज को इन्फ्लेशन कैप्चर करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम प्राइस चेंज को कैप्चर कर रहे हैं, हमारा जो इंडिकेटिव कंजम्पशन बास्केट है वो भी रियलिटीज के साथ बदलता रहे। राइट। नाउ पहले भी होता था, 10-12 साल में एक बार करते थे, जो कि अभी, जैसे इससे पहले अश्विनी सर ने भी बोला कि बहुत सारी चीजें बदल गई है, डिजिटल पेमेंट्स बदल गए हैं, OTTs बदल गए हैं। राइट। अब हम अनाज कम खाते हैं, हम फल और दूध ज्यादा खाते हैं। तो इन चीजों को जितना फ्रीक्वेंटली चेंज करें, उतना रियलिस्टिक पिक्चर आता है कि हमारे पास महंगाई कितनी है। जी और जी ये सेंट्रल बैंक को भी आइडिया देता है कि अगर इतनी महंगाई है तो मुझे क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। और ये बाहर वाले इन्वेस्टर्स को भी बहुत अच्छा आइडिया देता है कि अगर इंटरेस्ट रेट X अमाउंट है और इन्फ्लेशन रियलिस्टिकली स्पीकिंग Y अमाउंट है, जी। तो उनका रियल रिटर्न कितना है। हाँ, उनको भी ये आकलन करने में सहूलियत होती है। सहूलियत बिल्कुल। होती है। और अपने तो दर्शकों को ये भी बता दें, इस बार कुछ नए इंक्लूजन किए गए जो 2012 में उस समय के हिसाब से आज की डेट में इररिलेवेंट हो गए थे, जैसे रूरल हाउस रेंट जो मैम ने जिसका जिक्र किया, ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज, OTT सब्सक्रिप्शन। हमने आपको पिछली बार भी बहुत अच्छे से बताया था किस तरह से OTT सब्सक्रिप्शन नई रियलिटी है, तो इसको इंक्लूड किया गया। वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, बेबी सिटर सर्विस, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पहले CD-VD होती थी, वो सब इररिलेवेंट हो गई। तो ये सब चेंज हुए हैं। अश्विनी सर, क्विकली, ये नए भारत की तस्वीर, और ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था सब, थोड़ा सा होना ही चाहिए था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो डाटा कलेक्शन सिस्टम है वो पिछले काफी समय से थोड़ा डिलेड चल रहा है। उसमें जो बदलाव है वो डिलेड चल रहा है। 2011-12 का ही अभी हम बेस मान करके चलते रहे इतने लंबे समय तक। यह वास्तव में एक अच्छा शगुन नहीं था अर्थव्यवस्था के लिए, और खास तौर पर इसने RBI के इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज को भी इम्पैक्ट किया। राइट सर। और आज हम इसको एक ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दे रहे हैं, और एक दुनिया में एक मैसेज भी दे रहे हैं कि आज हमारा रूरल और अर्बन में अंतर बहुत पहले से कम हो गया है। और पहले जब हम गरीबी मापते थे तो हम भुखमरी को मापते थे। आज हम गरीबी जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से मापते हैं। करेक्ट। और हम देख रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से बाहर किया, और उनका कंजम्पशन बंडल में बहुत बड़ा बदलाव आया है। राइट सर। आज अधिकांश लोगों के पास अपना घर है, बिजली का कनेक्शन है, पानी है, राइट सर। तमाम प्रकार की दूसरी सुविधाएं हैं। यह सारे उनके कंजम्पशन बंडल को प्रभावित कर रहा है, और वो सारा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो हमारे आंकड़े हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो ये एक सही दिशा में तो कदम हमारा है। जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है
वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल और ख़ास तौर से यूएन का जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है उसके लेटेस्ट स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए था। बार बार ये कहा जा रहा था, अब हमने उसको मैच किया है और ये नई सीरीज़ के जो डेटा आए हैं उनका ओवरऑल पिक्चर भी आपको बता दिया, उसका बैकग्राउंड भी बता दिया और आज जो नंबर्स आए हैं उसका इम्पैक्ट भी बता दिया। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। रजनी ठाकुर थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी महाजन सर, अजय बग्गा सर, आपसे बीच बीच में संपर्क करते रहा लेकिन हमेशा की तरह कम शब्दों में भी आपने बहुत सारगर्भित बातें करी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।